हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परागण। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि परागण क्या होता है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है पीडीएफ के रूप में उसे दिखाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है, ये आप चित्र देख करके कुछ आइडिया आपको मिल रहा है कि परागण क्या होता है। तो आपको पहले सिंपल हम बता देते हैं कि परागण क्या होता है। ठीक है, तो परागण के लिए क्या ज़रूरत होती है? पहले परागकण। ठीक है, पराग कण जो होते हैं वह कहाँ जाते हैं? तो वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं परागण। ठीक है, क्या बोलते हैं? परागण। ठीक, तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पराग कण क्या होते हैं। आप जैसा कि पुष्प जानते हैं, इस तरह से कुछ थोड़ा उतना अच्छा न बन पाए तो आप इसको ज़्यादा ध्यान न दीजिए, बस हमें समझाने का क्या मतलब हो। ऐसे हो गया, ऐसे बहुत सारा देखोगे तो पुष्प में से निकला होता है ऐसे। ठीक है, जिसे हम पुंकेसर भी बोलते हैं। ऐसे इसके ऊपर ऐसे गोल गोल संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं परागकोश। ठीक ठीक है, परागकोश बोलते हैं। अब ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। और ये सब जो देख पा रहे हैं, ये जो है ये हो गया, चाहे इधर का ये हो गया, पुष्प का मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब बात को समझे। अब ये जो परागकोश दिखाई दे रहा है, इसमें छोटे 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 कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। छोटी छोटी क्या होती हैं? संरचनाएं। इसी को हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो परागकण है किस में रहते हैं? परागकोश में रहते हैं। तो इन परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये जो आप फीमेल पार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये वाली जो देख रहे हैं पाइप नुमा संरचना, इसे वर्तिका बोलते हैं। और नीचे ये जो भाग होता है उसे हम अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो अब परागण क्या होता है? पराग कणों का, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब ये समझिए, एक और बात इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि मान लेते हैं कि एक कोई पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। ऐसे मान लेते हैं कि पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा पौधा हम बना लेते हैं, इधर रफली बना रहे हैं, बाकी आपको अच्छा सा इमेज दिखाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पुष्प का, ठीक है, एक पुष्प है, उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या फिर किसी पुष्प का परागकण जो है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या तीसरा चीज़ कि परागकणों का किसी दूसरे पौधे के, यानी दूसरे पौधे का, और पौधा कैसा होना चाहिए? उसी जाति का होना चाहिए। ठीक है, पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। थोड़ा ये लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको सिंपल, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परागण क्या होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण। चाहे तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, चाहे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, चाहे दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, लेकिन सबकी जाति क्या होना चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बुक में क्या लिखा रहता है। देखिए, किसी पुष्प के पुंकेसर से, ठीक है, यानी कि पुमंग, यानी कि पुष्प के नर भाग से, ठीक है, उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जो पुष्प का पुंकेसर है, पुंकेसर किसे कहते हैं? पुष्प का जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो आगे वाला भाग आपको दिखाए, ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये पूरा आपका हो गया पुंकेसर। जो लाइन टाइप की संरचना दिखाई दे रही है, पतली डंठल नुमा ना, यह पुंकेसर है। ऊपर क्या है? परागकोश है। ठीक है, तो बात वही कह रहा है कि किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, आगे परागकण प्राकृतिक अथवा प्रेरित दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी परागण जो होता है
ठीक है, परागण। देखो परागण का मतलब क्रिया हो गया, परागकण मतलब एक संरचना हो गई। ठीक है, तो आप समझ लेना। तो परागण क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। तो वह प्राकृतिक भी हो सकता है और प्रेरित भी होता है, किंतु जो अप्राकृतिक या प्रेरित परागण होता है उसे हम संकरण कहते हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक परागण हो रहा है तो उसे हम कह देंगे प्राकृतिक परागण है, लेकिन अगर कृत्रिम है या फिर प्रेरित है, ठीक है, या मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, आर्टिफिशियली अगर कराया जाता है तो उसे हम बोलेंगे संकरण। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है। जैसे ये पुष्प है, ठीक है, आप देख रहे हैं संरचना, ये आप इसका, एक मिनट रुकिए, ये इसका पुंकेसर है, ये वाला जो भाग देख पा रहे हैं ये है इसका परागकोश। अब इसके अंदर होते हैं पॉलेन यानी पराग कण। ठीक है, अब पराग कण कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर, तो इसे बोलेंगे परागण। ठीक है, उसी तरह इस इमेज में देखिए, यहाँ पर आपका परागकोश है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ, ये सब परागकोश है। इसके अंदर परागकण होते हैं और ये यहाँ से परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो उसी को बोलते हैं परागण। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा इमेज देखते हैं। देखिए अब इसे ए इमेज बना लीजिए, इसे बी इमेज। अब ए इमेज में क्या हो रहा है कि उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के, यानी कि जो परागकण है, ठीक है, वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या है कि एक पुष्प का जो परागकण है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो ये भी परागण हो गया। ठीक है, या फिर देखिए अब ऐसे यहाँ से देखिए परागकण निकला, ये दूसरा पुष्प है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है, अब ये किसी दूसरे जीव जंतु की वजह से पहुँच रहा है तो भी ये परागण है। ठीक है, तो चलिए समझ गए परागण के बारे में, तो इससे ज़्यादा बताना सही नहीं है, समय बेकार जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। जो कृत्रिम परागण होता है वह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो इस वीडियो में हम केवल स्वपरागण के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्या होता है स्वपरागण? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि भाई कोई एक ऐसे पौधा ले लीजिए, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ पुष्प, यहाँ पुष्प, यहाँ पुष्प, यहाँ पुष्प। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे बहुत सारा निकला हुआ है, थोड़ा सा हम संरचना ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से परागकण जो हैं, ठीक है, वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। जैसे आपके पास हाथ में पैसा है, ठीक है, तो आप पैंट के जेब में अगर पैसा रख रहे हो तो चाहे लेफ्ट साइड में रखिए चाहे राइट साइड में रखिए, ठीक है, लेकिन आप ही का पैंट है, आप ही उसको पहने हो। तो उसी तरह यहाँ पे कि परागकण है, चाहे तो भैया उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, चाहे उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, आगे स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव है। यानी कि स्वपरागण की क्रिया किस में होगा? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। जिस पौधे के पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्वपरागण दो प्रकार का हो सकता है। स्व जो परागण है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक द्विलिंगी पुष्प, पहला है एक द्विलिंगी पुष्प। इसमें क्या होगा? पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दूसरा, एक पौधे के पुष्प चाहे एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी हो, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब वही हो गया कि कोई एक पुष्प है, ठीक है, उसका जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, चाहे तो जो परागकण है वह दूसरे उसी पुष्प के पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो उसी को बोलते हैं, यह दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी या जिटोनोगेमी। ठीक है, सजात पुष्पी या जिटोनोगेमी, यानी कि क्या हो रहा है कि परागकण एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। फिर से समझिए, कोई किसी एक पुष्प का परागकण जो होता है किसी दूसरे पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं जिटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यद्यपि जिटोनोगेमी परागण, ठीक है, सॉरी, पर परागण के समान है। कहने का मतलब यह है, यद्यपि हम अगर देखें तो जिटोनोगेमी क्या है, पर परागण है। पर परागण एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। ठीक है, तो ये जिटोनोगेमी जो परागण होता है वो कैसा होता है, पर परागण के समान होता है, क्योंकि इसमें परागण के लिए कारक की आवश्यकता होती है, किंतु यह स्वपरागण ही, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या है भाई, पर परागण है। इसमें क्या होता है कि किसी जीव जंतु से परागकण जो होते हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और आपको ध्यान देने वाली बात है कि पौधा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पर परागण है, क्योंकि दूसरे के माध्यम से हो रहा। लेकिन हम स्वपरागण इसलिए कह रहे हैं कि उसी पौधे का पुष्प है और उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्वपरागण ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्वपरागण के लाभ, यानी स्व जो परागण हो रहा है उससे क्या लाभ होगा। तो स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक तो ये इसका लाभ हो गया स्वपरागण का। दूसरा है स्वपरागण में पौधे को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो स्वपरागण क्रिया होती है तो उसमें हमें या पुष्पों को ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, कम परागकण रहेंगे तो भी परागण क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों या अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि स्वपरागण जो क्रिया होती है उसमें कीटों की आवश्यकता नहीं होती, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि परागकण जो हैं वर्तिकाग्र पर पहुँचे, उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अतः इन पुष्पों के रंग, सुगंध अथवा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जो पुष्प होते हैं वह रंगीन नहीं होते, ना सुगंधित होते हैं, या फिर इसमें मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती जिससे कि कीड़े वगैरह अट्रैक्ट करें। ठीक है, आगे स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, यानी स्वपरागण क्रिया अगर हो रही है तो वहाँ पे जो बीज बनेंगे वह शुद्ध होंगे। ठीक है, और संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण वाले होंगे। पैतृक का मतलब जिससे बना होता है, यानी पिता समझ लीजिए, जो संतति मतलब उसका बच्चा समझ लीजिए। ठीक है, तो जो संतति पौधा होता है वो अपने पिता के समान होता है। पिता का मतलब यहाँ पे पैतृक, जिससे वह उत्पन्न हुआ उसे पैतृक बोलते हैं, और जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है उसे संतति बोलते हैं। ठीक है, तो लक्षण समान होंगे, तो ये इसके लाभ हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्वपरागण से हानियाँ क्या हैं। भाई हर चीज़ का मेरिट और डेमेरिट होता है। ठीक है, तो स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमज़ोर होते हैं, यानी स्वपरागण क्रिया अगर बार बार कराएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो उसके जो बीज होंगे ना धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। कहने का मतलब यदि स्वपरागण क्रिया होती रहेगी तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगा उसका बीज क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बीजों की संख्या कम हो जाएगी, वह हल्के हो जाएंगे, उनका आकार छोटा हो जाएगा, और इनके बीज जल्दी पकेंगे नहीं, जिससे कि नया बीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये सारी इसकी हानियाँ हैं। तीसरा है ऐसे बीज ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। मतलब इस प्रकार अगर स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होंगे उनके बीज क्या होते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। अच्छे क्वालिटी के नहीं होने से इनकी आने वाली जो जातियाँ होंगी वह अलग से कोई जाति उत्पन्न नहीं कर सकती, कोई नई जाति नहीं बना सकती। आगे संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम हो जाती है, यानी जो नया पौधा उत्पन्न होगा उसका जो बीज होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका कम हो जाएगा, किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस वगैरह के इन्फेक्शन से वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे है अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता। अगली पीढ़ी में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। अगर कमज़ोर बीज है तो अगली पीढ़ी में और कमज़ोर बीज होगा, ऐसे करके इसमें सुधार नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।